हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है आज साइंस टेक का पीवाईक्यू देखने वाले हैं यूपीएससी एक नज़र में, ठीक है। तो हमारी ये सीरीज़ है, आपको पता ही है कि क्या हम करते हैं इस सीरीज़ में। तो सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन में, क्योंकि अब हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी खत्म करना है ये सीरीज़, और इसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के हमें भी आना है, ठीक है। तो डिटेल्ड एनालिसिस में आपको पता ही है, हमने एक जो है इंट्रो वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि डिटेल्ड एनालिसिस और इस सीरीज़ में क्या अंतर है, ठीक है। तो इस सीरीज का मेन उद्देश्य क्या है कि आपको टॉपिक्स या थीम बता पाएं यूपीएससी की, कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है प्रीवियस ईयर में, और उसको ध्यान में रख करके हम आगे की रणनीति कैसे बनाएं। यानी 2026 में जब प्री देंगे तो उसके लिए हमें पीवाईक्यू देख के ही पता चल पाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। अब देखिए साइंस टेक में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि साइंस टेक के जितने प्रश्न होते हैं तो उसमें 95% क्वेश्चन क्या होता है, करंट बेस्ड होता है। तो ध्यान रखना, करंट को आप इसमें मिस मत करिए। आप पिछले एक साल का लगभग जो है 12 महीनों को करंट अच्छे से कवर करिए साइंस टेक का, ठीक है, साइंस एंड टेक का। तभी आप इसमें जब 2026 का आप पेपर दोगे तो उसमें आपको क्वेश्चन दिखेंगे। जब करंट आप कर लोगे 12 महीनों का तो आपको क्वेश्चन दिखेंगे कि हमने हाँ सही में जो है तैयारी की हुई है। तो साइंस टेक के लिए मैंने आपको बताया कि करंट पे फोकस जरूर रहे, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। और यूपीएससी क्या कर रहा है, करंट को बेसिक से लिंक करके क्वेश्चन बना रहा है। तो आप पिछले अगर 2021 से आप फॉलो करोगे, बल्कि 2013 से ही क्वेश्चन ऐसे बनना है, लेकिन 2021 से 25 तक आप क्वेश्चन देखोगे तो करंट को क्या कर रहा है, बेसिक से लिंक कर रहा है। यानी करंट में कोई चर्चा में होगा कोई, तो उसको क्या कर रहा है, बेसिक उसकी पूछ रहा है, ठीक है। तो आप करंट जब पढ़ रहे हो तो उसकी बेसिक जरूर ध्यान रखो। और हम एक और आपको बात बता देते हैं कि हमारी एक करंट की सीरीज शुरू हुई है जिसमें हमने कला और संस्कृति का एक पार्ट करा दिया है। तो आप उस सीरीज को जा करके एक बार देखिए, कला संस्कृति हमने कराई हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी के आगे वाले विषय यानी पॉलिटी हो गया, ठीक, इकोनॉमी हो गई, तो इस तरह के विषय हम लेकर के आएंगे। तो आपकी क्या होगा कि 12 महीनों का करंट अफेयर 4 पार्ट में कवर हो जाएगा। यानी हर विषय के हम 4 पार्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, 4 पार्ट, ठीक है। तो 4 पार्ट में आपके हर विषय पूरे हो जाएंगे 12 महीनों के। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी जल्दी ये भी खत्म हो जाए, और ये जो सीरीज है ये भी जल्दी से खत्म हो जाए। और डिटेल एनालिसिस हम 1 जनवरी से प्लान कर रहे हैं। तो 1 जनवरी से डिटेल एनालिसिस आने का हमारा प्लान पूरा है, कि डिटेल एनालिसिस में बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे, और आपको बताएंगे क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं और किस तरह से करना चाहिए डिटेल। मतलब इसमें आपको एलिमिनेशन टेक्निक, कॉमन सेंस टेक्निक, ठीक है, और इसके अलावा जो है बेसिक नॉलेज से कैसे क्वेश्चन करते हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ डिटेल एनालिसिस में अच्छे से बताई जाएंगी, ठीक है। तो एक नज़र सीरीज में, इसको आप ये ना सोचिए कि एक नज़र हम नहीं देखेंगे। एक नज़र देखने के लिए आपको फ़ायदा ये मिल जाएगा कि आप जैसे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई नया एस्पिरेंट्स है, वो यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहा है, ठीक है। तो यूपीएससी की तैयारी शुरू करते समय उसको क्या करना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन सही हो तैयारी की। तो उसके लिए पीवाईक्यू देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, सॉल्व नहीं करना है। पीवाईक्यू देखोगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगी कि आपको किस डायरेक्शन में आपकी पढ़ाई, किस दिशा में आपकी पढ़ाई जा रही है। तो उसके लिए हमने ये सीरीज शुरू करी थी। तो जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए हम लोगों को जो रणनीति का सर्वप्रथम जो हिस्सा होता है, जो सर भी हमारे बताते रहते हैं आपको, जो दूसरे सर भी एक है हमारे साथ, वो भी जो आपको बताते रहते हैं कि आपको सिलेबस से इतर होकर के नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा में आप सिलेबस देखोगे तो उसमें सीधा लिखा है समान विज्ञान, ठीक। तो समान विज्ञान में आप क्या कर सकते हो, अब समान विज्ञान लिखा है, अब पूछ क्या रहा है, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन। अब समान विज्ञान सिलेबस में दिया है, लेकिन पूछ कहाँ से रहा है, टेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, नैनो टेक्नोलॉजी से। इसका मतलब है कि आपको पीवाईक्यू देखना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में केवल समान विज्ञान दिया हुआ है, ठीक है। तो समान विज्ञान से हमें सिलेबस डिफाइंड नहीं होता, तो इसलिए हम थोड़ा सा मूव करते हैं मेंस की तरफ। हालांकि हमें करना प्री का चाहिए, लेकिन चूंकि प्री में सिलेबस अच्छे से डिफाइंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जीएस पेपर जो थर्ड है, जीएस पेपर थर्ड है, उसमें जाएंगे। उसमें जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, उसके लिए 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो जीएस पेपर 3 अगर देखोगे तो उसमें पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 11 और पॉइंट नंबर 12, ये 3 पॉइंट विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित सिलेबस में दिए हुए मेंस के। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफाइंड होता हुआ दिखता है, किसकी अपेक्षा, प्री की अपेक्षा। हालांकि हम बता नहीं सकते कि यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाएंगे प्रीलिम्स में, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू देखना पड़ेगा। लेकिन हमारी सिलेबस क्या बता देता है, एक सीमा बता देता है कि इसके बाहर जा करके आपको नहीं पढ़ना है। जैसे पॉइंट नंबर 10 देखोगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसका विकास देखना है, अनुप्रयोग देखना है, रोजमर्रा के जीवन पर प्रभाव। अब यही जो पॉइंट आप देखोगे, इसी से प्री के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी में विकास और अनुप्रयोग, रोजमर्रा के जीवन पर उसका प्रभाव, ठीक है। और 11 नंबर पॉइंट देखोगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, यानी भारतीयों ने क्या उपलब्धि की है विज्ञान के क्षेत्र में। विदेशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास, मतलब देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास देखना है, और नई प्रौद्योगिकी का विकास देखना है, ठीक। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष जो मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों,
ठीक है, से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता होनी चाहिए। ये सिलेबस है हमारा मेंस का। और आप अगर मेंस के सिलेबस को देखोगे और उसके बाद प्री के क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मेंस के सिलेबस को प्री में पूछ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें मेंस के सिलेबस को देख करके अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, तो आपका प्री और मेंस एक साथ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो हम चलो अब जो है ज़्यादा इधर उधर की बात न करके सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये कथन दिए हुए हैं। अब जो भी हिंदी बेल्ट के छात्र हैं जिनका विज्ञान बैकग्राउंड नहीं है उनको मैं बता दूं कि आप पीवाईक्यू देखोगे और इसको ध्यान में रख करके आप करंट का कोई भी न्यूज़ पढ़ रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखोगे तो आपकी करंट की जो न्यूज़ है उसको आप पकड़ पाओगे कि क्या हमें पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डीप में होती हैं। यानी उनको विज्ञान के क्षेत्र के लोग को ही पढ़ना चाहिए डीप में, हमें डीप में नहीं जाना है। हमें क्या करना है, एक समान जानकारी हमें होनी चाहिए। तो समान जानकारी कैसे पता चले कि हमें समान जानकारी हो, तो उसके लिए आपको पीवाईक्यू देखना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, भावी माता पिता के अंड, यानी अंड का मतलब एग, ठीक है, और शुक्राणु यानी स्पर्म। आपको पता होगा कि महिलाओं में क्या होता है, एग, और पुरुषों में क्या होता है, स्पर्म। ठीक, उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। अभी कथन कह रहा है ऐसा है क्या। अब नीचे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो भावी माता पिता, जो भविष्य माता पिता बनने वाले, उनके अंड यानी एग और शुक्राणु उत्पन्न करने वाली जो कोशिका है उसमें आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते। अब तो ये कथन दे दिया। दूसरा कथन पढ़ते हैं, व्यक्तिगत जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था में संपादित किया जा सकता है। अभी ये कथन हो गया। तीसरा कथन पढ़ते हैं, मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सुअर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। अब अगर आप करंट की न्यूज़ वगैरह सुनते होगे तो आपको एक न्यूज़ सुनने को मिली होगी कि एक सुअर के सेल से या सुअर के कह सकते हो किडनी को मानव में संप्रेषित किया गया। तो अगर आप करंट का थोड़ा सा भी रखोगे तो तीसरा कथन आपको सही होता हुआ दिखेगा, थोड़ा सही होता हुआ दिखेगा। जब ऐसे जैसे ही आप तीसरा कथन सोचते हो हाँ ये सही हो सकता है, तो आप ये देखो पहला कथन कट गया, दूसरा कथन कट गया। अब क्या बचा, बी और डी। अब दो कथन बचे, यानी 50-50 का चांस है आपके पास। ठीक, अब इतना है तो अगर आप मान लो सामान्य जानकारी आपके पास है तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। यानी आपने ए और सी काट दिया किसके बिहाफ पे, तीसरे कथन के बिहाफ पे, तो आपके पास दो कथन बच गए, बी और डी। अब अगर भावी माता पिता के अंड और जो है अंड और शुक्राणु में जो शुक्राणु उसमें उत्पन्न करने वाली जो कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं, तो आपको पता होगा टेक्नोलॉजी इतनी आगे तो निकल आई है कि हम बहुत सारी परिवर्तन कर सकते हैं। तो जैसे हम पहला कथन कहते हैं कि हाँ सही हो सकता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर जैसे आपको नॉलेज नहीं है, आपने नहीं पढ़ा इस कथन को, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल आई, तो ये कथन भी हम सही मान सकते हैं। ठीक है, ये तब करना है जब आपको क्वेश्चन बिल्कुल ना आ रहा हो और आपके जो है 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व ना हुए हों। जब आपको विश्वास हो कि हमारे 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हो पाएंगे, तब ऐसी तकनीक अपनानी है। ठीक है, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो पाए। तो पहले कथन को जैसे सही मानेंगे तो डी आंसर आ जाएगा। तो ये हमने बताया। इसी तरह हम डिटेल एनालिसिस में और बेहतर तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो एक नज़र सीरीज थी, हमने पहले क्वेश्चन बता दिया। आपका मेन उद्देश्य क्या है कि आपको थीम पकड़नी है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। तो आई थिंक आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। और पढ़ना है अगर आपको, तो आपको जाकर के ये तीनों कथन के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए। और मेरी जो सलाह होगी कि आप जब सेल के बारे में अच्छे से पढ़ो और सेल में हुए विभिन्न टेक्नोलॉजी को अच्छे से देखते रहो। और करंट के क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि करंट बेस्ड ही सारे ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, करंट अगर आपने छोड़ दिया तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन अगर मान लीजिए 12 आते हैं, एवरेज में हम 10 से 12 क्वेश्चन मानते हैं, तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप करंट छोड़ दोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन जो आ रहे होंगे ना वो भी चले जाएंगे। यानी 12 में आपको 5-6 क्वेश्चन सीधा करंट से मिलेंगे। अगर आपने करंट ही छोड़ दिया तो 5-6 क्वेश्चन भी गए। ठीक है, फिर एक दो अगर आप कॉमन सेंस टेक्निक से लगा लो तो लगा लो। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोला, ये एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है। अब ये सार्वजनिक खाता का वो मतलब मत समझना। ठीक है, कि जो बैंक का खाता होता है, ये ब्लॉकचेन तकनीक जो है उसमें क्रिप्टो करेंसी संबंधित है। ठीक, तो इसको ध्यान से समझना है और फिर आपको इसके बारे में पढ़ना भी है जाकर के। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। अब इसके बारे में पढ़ो जाके ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में, ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में जैसे पढ़ोगे तो यह कथन आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा कथन बोल रहा है, ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में। ठीक, अब तीसरा कथन है, ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति के अनुमति के विकसित किया जा सकता है। अब देखो ये करंट का विषय था, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 2021 का। और आपको पता होगा 2018, 19, 20 में बहुत ज़्यादा ये चर्चा में था, क्या, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब उस समय करंट में था तो आपको ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि अब जैसे जो चीज़ आज करंट में है वो 2026 में पूछने की बहुत संभावना है।
तो हम क्वेश्चन से पकड़ें कि हमें क्या करना है, करंट से विषय को निकालना है। तो 2026 में जो जो विषय करंट में होंगे उससे संभावना बहुत है कि आपको 2026 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब ये ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में भी दे रहा है। अब जैसे जो आज करंट में होगा तकनीकी, वो आपको 2026 में दिखेगा क्वेश्चन। तो हमने आपको थीम बताई कि किस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। अभी आप ब्लॉकचेन करंट में था तो ब्लॉकचेन पूछ लिया, और आपको पढ़ना चाहते हो तो ब्लॉकचेन तकनीक जाके पढ़ो। ठीक है, आगे चलते हैं। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकता है। अब एआई क्या क्या कर सकता है बताओ आप। औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत को कम करना। भाई एआई का मतलब है स्मार्ट तरीके से काम करना। जब स्मार्ट तरीके से काम करेगा इसका मतलब विद्युत को कम तो कर ही सकता है। ऐसे दूसरा बोला सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना करना, रोगों का निदान करना, टेक्स्ट से स्पीच यानी टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन करना, यानी टेक्स्ट लिखा और स्पीच बन जाए, और विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। अब देखिए जो नए विद्यार्थी होंगे वो एआई के बारे में जानते होंगे, चैट जीपीटी वगैरह यूज कर रहे होंगे, ठीक है, जेमिनी एआई यूज कर रहे होंगे, ये ग्रोक एआई यूज कर रहे होंगे। तो ये एआई जब यूज कर रहे हो तो ये तकनीकी आपको अच्छे समझ में आ जाएगी और ये क्वेश्चन आपको आसानी से हल होता हुआ मिलेगा। इसका मतलब एआई की इंपॉर्टेंस देखिए, आज आप 2025 में एआई के बारे में अच्छे से जान पाए हो, लेकिन जब आया था 2020-21 में, जब इसकी खूब चर्चा थी 20-21 में, ठीक है, तब ये इतना ज़्यादा प्रभावी तरीके से जानकारी नहीं थी लोगों की। अब यूपीएससी ने इसी तरह के क्वेश्चन बनाए 21 में, इसलिए जो आज जो है चर्चा में है उसको आप ध्यान से पढ़ो। देखो ये भी तीसरा क्वेश्चन भी करंट बेस्ड है। ठीक है, चौथे पे चलते हैं। चौथा बोला कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अब कार्बन नैनो ट्यूब अभी बताता हूँ मैं क्या है। ठीक है, इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए हो सकता है आपको हिंदी थोड़ी सी जैसे प्रतिजन है, अब इसको आप नहीं समझ पा रहे हो तो सीधा आप इंग्लिश वर्जन देख लो, और हम कोशिश यही करेंगे कि डिटेल एनालिसिस में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर दिखाएं। ठीक है, दूसरा कथन बोला है इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। तीसरा कथन बोला है इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। चौथा कथन बोला है कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल होती हैं। अब इसके विषय में, किसके विषय में, कार्बन नैनोट्यूब के बारे में आपको जानना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ कार्बन नैनोट्यूब होता क्या है। अब देखिए ये चित्र अगर आप समझ पा रहे हो कि ये जो हमने बनाया ना, ये यहाँ पे लगा दिए ताकि आपको कार्बन नैनोट्यूब थोड़ी सी जानकारी हो जाए। कार्बन नैनोट्यूब होते क्या हैं। कार्बन नैनोट्यूब या कार्बन नैनोट्यूब, इसको सीएनटी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। कार्बन नैनोट्यूब कार्बन परमाणुओं से बनी एक बेलनाकार खोखली नली होती है। अगर आप ये देखोगे ये चीज़, ये क्या है, ये रोल्ड कार्बन नैनोट्यूब ही है। अभी बनती कैसी है, जो ग्रेफीन कार्बन की एक शीट होती है उसको मोड़कर बनाई जाती है, और ये अपने असाधारण यांत्रिक, विद्युत और तापीय गुणों के कारण बेहद मजबूत, हल्की और चालक होती है, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो मेडिसिन और मिश्रित सामग्री जैसे कई क्षेत्रों में होता है। अब देखो मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ क्या होता है। ग्रेफीन पहले समझ लो, ग्रेफीन क्या होता है। आपने अपनी पेंसिल देखी है, पेंसिल इस तरह से, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, ऐसे पेंसिल है, ठीक, पेंसिल में ग्रेफाइट जो नीचे एक छड़ पड़ी रहती है बीच में ब्लैक कलर की, वो उसको बोलते क्या है, ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। ठीक, अब ग्रेफाइट जो है क्या है, कई उसमें परत बने हुए हैं। परत का मतलब कई ये इतने छोटे होते हैं ग्रेफीन, इनको मोड़ करके ऐसे मोड़ करके ये कार्बन के ही अणु होते हैं ग्रेफीन। ठीक है, ये एक सीट टाइप की होती है। आप ऐसे समझो कि एक किताब है, ये किताब में जो है ये पूरी एक क्या है, ग्रेफीन, और इसके छोटे ये मतलब कार्बन है, किताब को मान लो कार्बन, और इसका हर पन्ना क्या होगा, ग्रेफीन। और इसके बारे में और समझना है तो आप गूगल करके देख लो। ग्रेफिन का एक बिल्कुल पतली शीट जो आप जो नग्न आंखों से उसको देख भी नहीं सकते, इतनी पतली शीट होती है, और इसका जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसी को रोल करके क्या बनाया जाता है, कार्बन नैनो ट्यूब बनाई जाती है। और कार्बन नैनो ट्यूब हमारे जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध भी हुई है कार्बन नैनो ट्यूब। ठीक है, और अन्य अन्य क्षेत्र में भी है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में। और कोई चीज़ नहीं, जैसे यहाँ मैंने कार्बन नैनो ट्यूब लगाने की कोशिश की है, जैसे सिंगल वाल्ड कार्बन नैनो ट्यूब है ये, यहाँ मल्टी लेयर्ड है। इसी तरह एक ग्रेफाइट मैंने बताया ना पेंसिल में कि कई परत, ग्रेफिन की कई परत लगा करके एक ग्रेफाइट बनता है, और ये बहुत छोटा होता है। यहाँ तो हमने चित्र में दिखा दिया आपको, ये बहुत छोटा होता है, जिसको आप जो है खुली आँख से देख भी नहीं सकते, कितना छोटा होता है। ठीक है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। आगे चलते हैं। देखिए ये सब करंट के क्वेश्चन थे, उस समय करंट में था तो आ गया, और इसका सिंपल क्वेश्चन पूछा है कार्बन नैनोट्यूब का। ठीक, आगे चलते हैं। दृश्य प्रकाश संचार यानी विजुअल लाइट कम्युनिकेशन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, सही के लिए पूछ रहा है। तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए विजुअल लाइट कम्युनिकेशन है क्या, तो इसको जाकर के पढ़ना है, समझना है क्या है ये। ठीक, और ये क्यों उस समय 2021 में क्यों पूछा गया था।
देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहा है यूपीएससी, खास करके साइंस टेक में, तो उसका बहुत ज़्यादा रिलेशन करंट में होगा, करंट में वो चीज़ चर्चा में होगी, इसीलिए पूछा है। वरना जो है यूपीएससी जल्दी जो है साइंस टेक के क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे बनाता नहीं है। तो वीएलसी 375 से 880 नैनोमीटर वाली विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम तरंग का उपयोग करती है। अब पहले आपको पता तो हो दृश्य प्रकाश संचार है क्या, तब तो आप इस कथन को सही या गलत कह सकते हो। दूसरा बोल रहा वीएलसी को यानी विजुअल लाइट कम्युनिकेशन को दीर्घ परासी प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। आप वीएलसी के बारे में जब जानोगे तभी इस कथन को कर पाओगे। तीसरा कथन बोला वीएलसी ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। चौथा बोला वीएलसी में विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण नहीं होता है। आप जैसे वीएलसी यानी विजुअल लाइट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ोगे तो ये कथन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप जाकर के वीएलसी समझो जाके, पढ़ो जाके। अब ये सब करंट में था, ठीक है, इसलिए पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से, अगला क्वेश्चन हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच समान अंतर के बारे में सही है। अब आप देखो सेल पढ़ते हो, सेल मतलब कोशिका, तो कोशिका के प्रकार आप पढ़ते होगे, प्रीकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रीकैरियोटिक में आपको पता होगा इसमें जो है नाभिक यानी जो है हाँ नाभिक नहीं होता, ठीक। यूकैरियोटिक में क्या है कि ये भी, इसमें नाभिक तो होते हैं लेकिन ये भी दो तरह के होते हैं। एक क्या हो गया एनिमल सेल यानी जो है प्राणी कोशिका, और दूसरी हो गई आपकी प्लांट सेल, ठीक है। तो प्लांट सेल और प्राणी सेल के बारे में आपको अंतर बताना है। जो यूकैरियोटिक के ही भाग हैं इसके बारे में समान अंतर बताना है। तो आप अगर सेल पढ़ रहे हो तो इसको आप जैसे डिवाइड करके पढ़ोगे, फिर इसके बाद एनिमल सेल और मतलब प्राणी सेल, प्राणी कोशिका, और पादप कोशिका यानी प्लांट सेल के बारे में जैसे समझ जाओगे तो आपको इसके अंतर के बारे में भी समझ में आ जाएगा। तो इसके अंतर आप यहाँ पे लिखे हुए हैं, मतलब कि कौन कौन से अंतर हैं जो सही है। पहला मैं पढ़ देता हूँ। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती। अभी देखिए ये करंट का क्वेश्चन नहीं था, ये बेसिक था, ठीक है। अब आपको समझना भी है कि बेसिक हमें छोड़ना भी नहीं है। बेसिक क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल सामान्य विज्ञान का, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन अगर पूछ रहा है इसका मतलब आपको बेसिक छोड़नी नहीं है, खास करके बायोलॉजी। तो पादप कोशिका में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। तो आपको जब तक प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में नहीं पता होगा तब तक ये कथन कर भी नहीं पाओगे। तो आपको जा करके अपनी बायोलॉजी में ये चीज़ें पढ़नी है। एनसीईआरटी हमने बुक जो बताई है उसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं, कौन सा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक। आगे चलते, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है। जब तक आप अंतर नहीं करोगे तब तक ये कथन कर भी नहीं पाओगे। तीसरा कथन है, परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बृहद राजधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी राजधानियाँ होती हैं। अब आप जो है ये पादप सेल और प्राणी सेल, ये कह सकते हो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जाके पढ़ना है। तो सेल पहले पढ़ो जाकर, सेल में प्रीकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, फिर यूकैरियोटिक में एनिमल सेल, प्लांट सेल, फिर इनके बीच में अंतर किसमें क्या होता है, क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें जाके बेसिक में पढ़ना है। और हमने एनसीईआरटी की बुक बताई है आपको 12th क्लास की बायोलॉजी, उसमें हमने बताया भी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। और जिनका जैसे देखिए जिनका विज्ञान बैकग्राउंड नहीं है, जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, उनको मैं सलाह दूंगा कि क्लास 6 से आप लेकर के क्लास 10th तक की जो सामान्य विज्ञान की किताब आती है एनसीईआरटी की, उसको हिंदी माध्यम वाले जरूर पढ़ लें जो आर्ट साइड से हैं, ताकि आपकी बेसिक समझ विकसित हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रित स्थानांतरण यानी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है। अब ये आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे। तो पहले तो आपको ये पता होगा कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर होता क्या है और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो जब तक आप इसके बारे में पढ़ोगे नहीं तब तक कर ही नहीं पाओगे। इसका मतलब अब ये देखिए करंट का ही क्वेश्चन था, काफ़ी करंट में चीज़ें चर्चा में रहती हैं और ये सीधा बेसिक से जाकर के यूपीएससी पूछता है, ठीक है। तो आपको प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर पता होना चाहिए तभी कर पाओगे। तो कथन इसमें दिया, इनमें देखना है कौन सा कथन इसमें सही है। पहला बोला इन विट्रो अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग करना। दूसरा बोला शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवंशिक रूपांतरण। तीसरा बोला स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूण में विकास। चौथा बोला संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध। तो आप देखोगे ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग ज़्यादातर इसी संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों के निरोध के लिए किया जाता है, ठीक है। मैंने आंसर बता दिया, लेकिन आपको जाकर के क्या पढ़ना है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर होता क्या है। देखिए विज्ञान में जब तक आप शब्दावली उनके जो है सही इनके सही चीज़ें नहीं पकड़ पाओगे ना, तब तक आप साइंस टेक के क्वेश्चन आसानी से नहीं कर पाओगे। तो करंट जब पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक अपना कवर करते चलना है, ठीक है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो करंट 1 साल का, ठीक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का करंट पूरा 1 साल का वो मैं करा दूँ। मेरी कोशिश रहेगी, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने शुरू की है आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें मुझे रिस्पॉन्स कम मिला, इसलिए मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि इसको मैं करूँ कि ना करूँ। तो आप लोग जो है उस पर जा कर के देखो और कमेंट करो, तो मैं आगे चीज़ें सीरीज लेकर के आता रहूँगा, ठीक।
निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। पीड़कनाशी मतलब पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड वगैरह हम लोग छिड़कते हैं ना खेतों में। अब ये गतिविधियाँ हो रही हैं। पहला कथन बोला खेत में जो फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना यानी पेस्टिसाइड छिड़कना। दूसरा बोला सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। आप देखोगे सक्रिय ज्वालामुखी जैसे आता है ना ऐसे, तो इसके मुख का निरीक्षण करना। डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई वेलों के श्वासों के नमूने एकत्र करना। यानी जो है जब आप देखोगे समुद्र में जब वेल सांस के लिए ऊपर आती है तो उसको हम उसका निरीक्षण करना। अब बोला तकनीकी के वर्तमान स्तर पर, ये जो तकनीकियाँ हैं इसके वर्तमान स्तर पर उपर्युक्त गतिविधियाँ, जो उपर्युक्त गतिविधियाँ दी हुई हैं में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि ये जो गतिविधियाँ इनको ड्रोन की सहायता से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो जितने कर सकते हैं उन कथनों को चुनना है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था कि खेत में फसल में मतलब पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कना तो ड्रोन से कर सकते हैं, आपने देखा भी होगा। सक्रिय ज्वालामुखी के मुख में इंसान तो जा नहीं सकता, तो ड्रोन हम ऊपर से इसमें ले जा करके इसके मुख का निरीक्षण कर सकते हैं। फिर डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई, उत्क्षेपण का मतलब ऊपर आती हुई वेलों की सांस के नमूने एकत्र करना, ये भी हम कर सकते हैं। तो सिंपल इसका डी हो जाएगा। मतलब ये सामान्य प्रश्न था, ये सामान्य जानकारी का, ठीक है। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन। अब देखिए इसमें पूछ रहा है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किससे संदर्भित करता है। कहने का मतलब इन्होंने कथन दे दिया। अब ये जो कथन है ये किससे संदर्भित करता है, ये अब आपको ये भी करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। उस समय करंट में चल रहा था काफ़ी, अगर आपने जो है इवोल्वर्ड लीसा पढ़ा होगा उसी समय चर्चा में काफ़ी था, क्योंकि हम लोग उस समय तैयारी कर रहे थे 2020 के समय, तो ये काफ़ी चर्चा में था, उसी के संदर्भ में ये कथन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना चाहिए और करंट के मुद्दों को ध्यान में रखोगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन, अब देखो 2021 में क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन किसका आया, वैक्सीन का। आपको पता होगा कोविड-19 की वजह से बहुत सारी वैक्सीन चर्चा में थी और कई प्रकार की वैक्सीन चर्चा में थी। तो पूछ रहा है भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन, यानी अब इसको पढ़ लेनी है, कंजक्टेड वैक्सीन वगैरह, तो उपयोग का क्या महत्व पूछ रहा है, मतलब इस भारत में इस वैक्सीन का महत्व क्या है। तो उस समय चर्चा में था इसलिए पूछ लिया, करंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। अब इसके जो है कथन आप जो है पढ़ लो, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक। अगला चलते हैं। देखिए अगर पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने आपको थीम बताना है और डिटेल एनालिसिस हम लेके आएंगे, वहाँ तो हम क्वेश्चन करना सिखाएंगे भी ना, तो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक। आगे चलते हैं। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध यानी जो शब्दावली है किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। ए बोला डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, दूसरा बोला खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, तीसरा बोला स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना, चौथा बोला दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना। अब ये भी देखो क्या है, ये भी करंट में ये कीवर्ड्स चलते रहते हैं। जैसे भारत सरकार कोई चीज़ लेकर के आई तो उसमें ये कीवर्ड्स आ जाते हैं जो साइंस टेक से संबंधित होंगे, तो आपको ध्यान रखना है करंट, मैं मोटा मोटा करंट को इसीलिए फोकस कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। सौर जल पंपों के संदर्भ में आपने सौर जल पंप के बारे में सुना ही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा को प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जन यानी समरसीबल पंपों के लिए नहीं। अब आप बताओ, सौर जो जल पंप लगाया जाए तो उसमें समरसीबल नहीं चल सकता क्या। दूसरा बोला सौर ऊर्जा का प्रयोग अब केंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा कथन बोला सही है, पहला कथन सही है कि दूसरा, ये दोनों सही है, ये दोनों नहीं सही है। तो आप इसको करो जा करके सौर पंप। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषक उत्पन्न करते हैं। अब आपको बेंजीन प्रदूषक उत्पन्न करने वाले जो कारण होंगे उनको समझना पड़ेगा। बोला स्वचालित वाहन यानी ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ, जो कार वगैरह उनसे बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न होता है क्या। फिर तंबाकू का धुआं उससे उत्पन्न होता है क्या, जो सिगरेट वगैरह लोग यूज करते हैं। फिर लकड़ी का जलना उससे उत्पन्न होता है क्या बेंजीन प्रदूषण। चौथा बोला रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग से बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न होता है क्या। फिर पॉलीयूरिथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग करके, तो बेंजीन प्रदूषण जैसे समझ जाओगे ना तो ये कथन आपको बहुत आसानी से सब समझ में आ जाएंगे और इसका कोड आसानी से भी कर लोगे, ठीक है। तो आज दोस्तों इतना ही रखते हैं। 2021 में 13 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है और इसी के आधार पर हम लोग जो है 2026 की तैयारी को आधार बनाएंगे कि 2013 से लेकर के हम जब पूरे क्वेश्चन देख लेंगे। आई थिंक ये 2020 का PIQ है, 2020 का, ठीक है। 2021 का नहीं, अगर मैंने पीछे गलती की हुई हो तो आप देख लेना, 2020 का है, ठीक। आगे हम लोग 2021 का भी करेंगे, इसलिए वो निकल रहा है मुंह से बार बार। तो 2021-20 के सारे क्वेश्चन देख लिए 2020 के,
और इसके बाद हम लोग 2021 पे आ जाएंगे और इसी के आधार पर हम लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं कि 2013 से लेकर के 2025 तक जो जो क्वेश्चन आए उसको हम आधार बना के 2026 के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।